वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, वैसे तो आजकल के सियासी माहौल और बदहाल मुआशी हालात में इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने का दिल करता है, लेकिन फिर कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि जिन पर बात करना बेहद ज़रूरी होता जा रहा है। पिछले हफ्ते एक बड़ी अहम ख़बर जो है वो वेपिंग और ई सिगरेट से मुतल्लिक सामने आई। और वेप और ई सिगरेट बैटरी से चलने वाली सिगरेट नुमा डिवाइसेस होती हैं। आपने देखा होगा बच्चे पकड़ के पी रहे होते हैं, लेकिन इनमें तंबाकू नहीं बल्कि एक लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है, जिसको ये डिवाइसेस जो है ना धुएं में बदल देती हैं। और इन डिवाइसेस को सिगरेट के मुतबादिल के तौर पर आजकल यूज़ किया जा रहा है। ये तो हम सब जानते हैं कि सिगरेट्स जो है ना वो सेहत के लिए कितने ख़तरनाक होते हैं, और इनसे फेफड़ों की दीगर बीमारियों के साथ साथ कैंसर के भी बहुत ज़्यादा जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और वो चीज़ सिगरेट की तलब पैदा करती है, वो उसके अंदर मौजूद केमिकल निकोटीन होता है। और ये निकोटीन बहुत ख़तरनाक होता है, लेकिन बाकी केमिकल से कम है। इसलिए जो लोग सिगरेट नोशी छोड़ना चाहते हैं ना, वो निकोटीन की बबल गम समेत मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं। लेकिन वेपिंग और ई सिगरेट के बाद यही निकोटीन अब धुएं की शक्ल में लोगों ने लेना शुरू कर दिया है। और देखा जाए तो नौजवान नस्ल, लड़के और लड़कियां बड़ी तादाद में ये सोच कर इस्तेमाल कर रहे होते हैं वेप या ई सिगरेट को कि ये सिगरेट नोशी की लत से हमें निजात के लिए है। तो क्या वाकई ऐसा है, और क्या ये हमारी सेहत के दुश्मन सिगरेट की निस्बत कम नुकसानदेह है हमारे लिए? इस पर हमने आज बात करनी है और अपने इनवाइट किया है डॉक्टर सरवर चौधरी हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और फिजिशियन के तौर पर काम करते हैं। और वह लाहौर पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन पॉलीक्लिनिक में पार्ट टाइम खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं। तो उनको आज हमने मदऊ किया है, उनसे बात करेंगे कि तंबाकू नोशी के खात्मे पर भी उनका काम जारी है, तो किस तरह इसका खात्मा किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी गुड। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए कि बहुत से जो बच्चे हैं या जो लड़कियां हैं, लड़के दोनों ही ये वीपिंग आजकल बहुत ज़्यादा की जा रही है, ई सिगरेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, और कहा यह जाता है कि इसमें निकोटीन नहीं है तो हम इसके एडिक्ट नहीं होंगे और ये हमारे लिए उतना ख़तरनाक नहीं है जितना सिगरेट ख़तरनाक होता है। तो इसमें क्या वाकई ऐसा है कि ये ख़तरनाक नहीं है? पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ई सिगरेट्स हैं क्या। ई सिगरेट्स बैटरी से चलने वाले ऐसे डिवाइसेस हैं जिससे आपका जो लिक्विड होता है उसको हीट अप करके वेपर की फॉर्म के अंदर हम उनको जो है ना वो इनहेल करते हैं, वो आपके फेफड़ों में जाते हैं। अच्छा। तो दूसरी बात, ये जो 99.9% जो वेपिंग अवेलेबल है वो निकोटीन के साथ है। अच्छा। इन्होंने इनिशियली जो किया था वो आपके फ्लेवर डिवाइसेस के साथ किया था, निकोटीन लेस के साथ किया, निकोटीन फ्री। लेकिन आजकल जो मेजॉरिटी लोग इस्तेमाल करते हैं वो निकोटीन लिक्विड वाले और फ्लेवर्ड वाले मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर, मुख्तलिफ कलर्स के अंदर जो है ना वो वेप्स इस्तेमाल होते हैं। मतलब उसके अंदर निकोटीन मौजूद है? जी जी, बिल्कुल उनके अंदर मौजूद है। और बानिस्बत सिगरेट के कुछ वेप्स के अंदर निकोटीन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। और निकोटीन एक बहुत एडिक्टिव सब्सटेंस है। इसकी जो एडिक्शन है वो आप हेरोइन से भी कंपेयर कर सकते हो, इतनी ज़्यादा निकोटीन की एडिक्शन होती है। इसी वजह से तो लोगों को सिगरेट नोशी को तर्क करने में बड़ी मुश्किलात पेश होती हैं। ये बहुत एडिक्टिव सब्सटेंस है। अब ये टम्बैको इंडस्ट्री ने वेप्स को टेक किया और उनको सेफ़ ऑल्टरनेटिव के तौर पे पेश करते हैं कि इस तम्बाकू नशे से जो सिगरेट नोशी से बेहतर है, इसमें धुआं नहीं होता, तो इसके असरात सेहत के ऊपर कम हैं। बज़ाहिर ये पोर्ट्रे तो किया जाता है, लेकिन ऐसे नहीं है। अच्छा। ऐसे नहीं है। मतलब ये भी उतना ही खतरनाक है, डैमेजिंग है जितना सिगरेट है? तकरीबन आप उसको उसी तरीके में कह सकते हैं। आल्सो डिपेंड कि आप जो है ना वो कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। सिगरेट के लिए पहले लोग होते थे कि आजकल जैसे हालात हुए हैं, लोग आमतौर पे घरों से बाहर जाके पीते थे। वेपिंग ऑन द अदर हैंड लोग घरों के अंदर पी रहे हैं, मीटिंग के अंदर बैठ के पी रहे हैं। तो वो जो टोटल अमाउंट जो हम हैं वो सिगरेट की निकोटीन से कई दफ़ा उससे कई गुना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा ये भी कहा जाता है कि जो इसका अगर एक पफ भी लेते हैं वेप का, तो ये 4 से 5 सिगरेट के बराबर होता है। वो वेरिएबल करेगा उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर, वेप की कंसंट्रेशन के ऊपर कि उसके अंदर लिक्विड के अंदर निकोटीन की कंसंट्रेशन क्या है। उसकी आजकल तकरीबन हज़ारों किस्में, ब्रांड्स मुख्तलिफ उनकी स्ट्रेंथ के साथ मार्केटेड हैं, तो हर एक डिफरेंट आएगा। लेकिन ऑफ कोर्स जिनकी हायर निकोटीन कंसंट्रेशन है और लोग उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो उसमें निकोटीन पर जो आपका पफ है वो डेफिनेटली जो स्मोकिंग सिगरेट से ज़्यादा आ जाएगा हो रहा उसमें। है। अच्छा, तो जो लोग इसलिए उसके ऊपर स्विच हो रहे हैं कि हम लोग सिगरेट छोड़ दें और वेप के ऊपर स्विच हो जाएं कि हमारे लिए ख़तरनाक नहीं है, तो वो ठीक है या वो बराबर ही है? इसको हेड टू हेड कंपैरिजन इसका बहुत मुश्किल है, लेकिन जनरली स्पीकिंग प्रोबेबली जो है ना स्मोकिंग सिगरेट से अगर इक्विवेलेंट लिया जाए तो प्रोबेबली ये कदरे कम नुकसानदेह हो अच्छा। सकता है, लेकिन ओवरऑल ये उतना ही तकरीबन नुकसानदेह है जितना स्मोकिंग। आप एक ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ को कम ख़तरनाक चीज़ से रिप्लेस भी नहीं कर सकते। आइडियली तो हमें उसको टोटली एब्सटेन करना चाहिए, उससे टोटली बचना चाहिए, ताकि हमें उसके जो असरात आ जाने हैं, अगले महीने आने हैं, साल या 10 साल बाद आने हैं, उनसे हम बच सकें। किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर हम इसका इस्तेमाल, और फ्रीक्वेंटली इसका इस्तेमाल, जिस तरह आजकल की न्यू जनरेशन आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे भी, इवन दो कि हमारे इर्द गिर्द भी है, तो वो फ्रीक्वेंटली इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? फर्स्ट तो इसकी जो इस्तेमाल है यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है। कुछ हमारे पाकिस्तान के अंदर सर्विस बताते हैं कि आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो 50% स्टूडेंट्स दे वेपिंग, यू नो 1/3 ऑफ देम दे आर वेपिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। वो हर दिन रूटीन में वेप कर रहे हैं, चाहे वो वालिदैन को पता है या नहीं पता, लेकिन वो वेप कर रहे हैं। तो इसकी एक अच्छी खासी जो है ना वो प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है आपके जो शहरों के अंदर, और जो पढ़े लिखे हमारा तबका है उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा होता जा रहा है बानिस्बत गाँव के। वहाँ पे अभी भी सिगरेट नोशी उस तरह ज़्यादा है, हुक्का नोशी है, लेकिन शहरों के अंदर इसका तनासब ज़्यादा है। अगर हम बात करेंगे इसके नुकसानात की, इमीडिएटली अगर आपने पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा इस्तेमाल किया है तो आम तौर पे इसके साथ आपको खांसी होती है, गले में खराश होती है, सर दर्द हो सकता है, मतली की कंडीशन हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, और अगर किसी ने पहली दफ़ा लिया है या बहुत ज़्यादा पीना शुरू हो तो इस एक्यूट सिम्टम्स के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद आपकी क्रोनिक सिम्टम्स हैं। क्रोनिक सिम्टम्स हैं आपके पास ब्रोंकाइटिस है, आपको लगातार खांसी रहती है, गले में खराश रहती है, नाक के मसाइल रहते हैं, सांस फूलना शुरू हो जाता है। वो ऐसे बच्चे आम तौर पे हम देखते हैं कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उतना एक्टिव नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी लंग हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहती कि वो एक्सट्रीम फिज़िकल जो एक्सरसाइज को में पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये उनके इफ़ेक्ट्स हैं। अब जो चीज़ हमें नहीं पता, जो कि हमें सिगरेट नोशी की जब शुरू हुई वबा, उसमें भी हमें नहीं पता थी आज से 70-80 साल पहले कि सिगरेट नोशी के आज से 50 साल बाद क्या नुकसानात हो सकते हैं। हमने देखा कि बहुत सारे लोग, उनको COPD जो क्रॉनिक मर्ज है लंग्स का, वो उनको लाक हो गया है। वो हमें पिछले 20-30-40 साल के अंदर उसका पता चला, और अब हमने स्मोकिंग पिछले 30-40 साल के अंदर एफर्ट हुई है कि दुनिया के अंदर स्मोकिंग का तनासब कम होना शुरू हुआ है। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर उसका तनासब बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको मिसाल दूं, ऑस्ट्रेलिया में ये 50% रेट था बैक इन दी 40-50 ईयर्स अगो। अब स्मोकिंग का जो तनासब है वहाँ पे लेस देन 10% है, तो उन्होंने बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। और इसी तरह वेपिंग वहाँ पे जो है ना वो टोटली बैन है, निकोटीन वाली वेपिंग। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप निकोटीन की वेपिंग लीगली नहीं ले सकते। वाह जी वाह। लेकिन आपको ऑन दी कॉन्ट्रे आपकी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, हमारे कंट्री में भी आपको हर गली मोहल्ले में आपको वेपिंग मिल जाएगी बगैर किसी की प्रिस्क्रिप्शन के। हम मेडिसिन खा लेते हैं तो फिर ये तो क्या ही बात है। तो उसकी जो अब वो इन वेप्स का जो नुकसानात होने हैं डाउन द ट्रैक 10-20-30-40 साल के अंदर, उनका हमें पता ही नहीं है अभी, क्योंकि वेपिंग अभी पिछले 10 साल के अंदर ये प्राइमरली शुरू हुई है। हाँ, और पिछले 3-4 साल के अंदर इसका इंसिडेंस हमारे यहाँ वो रॉकेट हाई की तरह वो ऊपर जा रहा है। तो इसके हमें असरात मिलेंगे जब ये ही जो लोग हैं ये अपने 40-50 साल की उम्र के अंदर होंगे, तो हो सकता है उनको पर्टिकुलर कैंसर बहुत ज़्यादा हों, हो सकता है उनको फेफड़ों के अमराज बहुत ज़्यादा हों। इनके अंदर नैनो पार्टिकल्स निकलते हैं, पार्टिकुलर मैटर जो एयर पोल्यूशन में हम बात करते हैं वो हम इनहेल करते हैं, वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं। इनके अंदर हैवी मेटल्स होती हैं, तो वो डाउन द ट्रैक जाके हमें मुख्तलिफ किस्म के जो अमराज हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। अभी तो हम हैप्पीली ले रहे हैं क्योंकि अभी हमें इस तरह सिम्टम्स नहीं होते, फैशन है ना, ट्रेंड को हम लोग फोकस कर रहे हैं। हाँ जी, और इमीडिएट आपको निकोटीन एक आपको हाई देती है, आपको अच्छा महसूस होता है, यू फील हैप्पी अबाउट इट। तो वो आपको दोबारा
जो है ना वो बार बार लेते हैं ताकि आपकी वो जो फीलिंग है वो बरकरार है, इसी से हम एडिक्शन हो जाती है। लेकिन क्या इसको मतलब कम किया जा सकता है, ये छोड़ा जा सकता है? जिन लोगों ने इतने सालों से सिगरेट पीना शुरू किया हुआ है, यहाँ पर वेप पीना शुरू किया हुआ है, तो वो क्या इसको क्विट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें ये इसका जो है 100% आप इसको सक्सेस से क्विट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें देखना होगा कि एक इंसान वो कितनी अरसे से स्मोकिंग या वेपिंग टोटल कर रहा है। अच्छा। उसकी निकोटीन डिपेंडेंस कितनी है, उसकी निकोटीन एडिक्शन कितनी है। दूसरा वो कौन से और पैरामीटर्स हैं जो कि उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो स्मोकिंग को कंटिन्यू कर सके। तीसरा उसकी जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखते हैं। तो इसमें जो क्विट करने का होता है कि आप उसको असेस करके आप जो ना बिहेवियरल थेरेपी इज़ अ मेजर फैक्टर, स्पेशली जो हमारी यूथ है वो नॉट इन दैट वे निकोटीन डिपेंडेंट कि वो छोड़ नहीं सकते, उनकी मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस उनके ऊपर हुई होती है और उसको हम बिहेवियरल थेरेपी से काफ़ी हद तक मोल्ड कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले सिगरेट नोशी करते थे, अब वो वेपिंग पे शिफ्ट हो गए हैं इन द सेंस कि अच्छा वेपिंग से मैं छोड़ देंगे, वेपिंग नहीं छोड़ी जा रही। तो ये एक बड़ा कॉमन डायलेमा हम फेस करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम जो सेफर निकोटीन डिलीवरी सिस्टम्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर निकोटीन के पैचेस हैं, निकोटीन के गम्स हैं, ये स्प्रेज हैं। कंट्रोल फार्मूलेशन के अंदर हम इसको इस्तेमाल करके हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि हम इस्तेमाल करके उनको भी हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जो नेचुरली उनको क्विट करना मुश्किल हो रही है, तो वो अपने करीबी मालिक से बात करें और ऐसी हेल्पफुल इंटरवेंशन हम कर सकते हैं जिससे आपको मदद मिलेगी अपने स्मोकिंग या निकोटीन डिपेंडेंस को कम करना है। लेकिन आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बात की कि ऑस्ट्रेलिया में तो बिल्कुल बैन है, यहाँ पे भी फिर बैन कर देना चाहिए अगर हमें हेल्दी अपनी नस्ल आगे जनरेशन चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे बाकी नशावर चीज़ें बैन है, ये भी एक इंतहाई नशा आवर चीज़ है। लेकिन कुछ भी बैन नहीं है यहाँ पे अगर देखा जाए तो। निकोटीन पैचेस की आपने बात की है, वो भी दुकानों पे मिल रहे होते हैं, उसकी भी, और बच्चे भी वो उसका यूज़ कर रहे होते हैं, इवन दो कि दे डोंट नो कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, ये आफ्टर इफेक्ट, ये एडिक्ट हो सकते हैं इस चीज़ के। और घर वालों को भी नहीं पता, पेरेंट्स को भी नहीं पता कि अच्छा बच्चा वो जो पैचेस खा रहा है वो किस वजह से खा रहा है, वो क्या है चीज़ें। जी बिल्कुल, और जो आपके पैचेस या पाउचेस की बात कर रहे हैं, गम्स की बात करें, इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट के अंदर निकोटीन होती है। अच्छा। और यही ये चीपर अल्टरनेटिव देते हैं लोगों को, चिंगम की बजाय आप ये इस्तेमाल कर लें। ये हमारे वो सारे हर्बे हैं जो कि आपकी टोबैको इंडस्ट्री इसको यूटिलाइज कर रही है अपनी यूथ को निकोटीन डिपेंडेंस के लिए, ताकि वो इनिशियली एक से स्टार्ट करके दूसरे पे, तीसरे पे और हैवी डिपेंडेंस पे आ जाएं, ताकि उनके लिए तो एक कस्टमर है for life, they making a customer. Initial investment doesn't matter for them. तो बात की ये आपकी गवर्नेंस के इश्यूज हैं जिसमें हमें बात करनी है। अभी यूके के अंदर, बरतानिया के अंदर बिल पास उन्होंने सबमिट किया पार्लियामेंट के अंदर, जो अप्रूव हो चुका हुआ है वहाँ पे, जिसके अंदर वो जो आई थिंक जनवरी 2009 के बाद जितने भी लोग पैदा हुए हैं जिनकी उम्र आज 14-15 साल हो जाएगी, वो तंबाकू वाली कोई भी अशिया खरीद ही नहीं सकते। वो लिटरली उनको बैन हो जाएगा, ना वो सिगरेट खरीद सकेंगे। अच्छा। ना वो निकोटीन पैचेस खरीद सकेंगे, और इवन जो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर उनको निकोटीन मिल सकती थी पोटेंशियली, वो भी बैन हो जाएगा, क्योंकि वो डिपेंडेंस नहीं होंगे तो उनको मिलेगी नहीं। ये बिल पास हुआ था, न्यूजीलैंड के अंदर भी पास हुआ था, ऑस्ट्रेलिया वाले भी मोस्ट लाइकली इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। लेकिन जैसे बताया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस वक्त हमारी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप वेपिंग भी अलाउ नहीं सकती। आपको वो फ्लेवर तो मिल सकते हैं लेकिन निकोटीन वाली वेपिंग लीगली नहीं मिल सकती। और वो भी सिर्फ चंद डॉक्टर्स हैं जो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं निकोटीन। ये नहीं है कि आप जिस मर्जी डॉक्टर के पास जाकर प्रिस्क्रिप्शन ले लें। तो ये हमारी आने वाली नस्लों की फलाह के लिए इम्पोर्टेंट है गवर्नेंस लेवल के ऊपर कि गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले, और जो हमारी नस्ल अगली जो आ रही है उसको एटलीस्ट
निकोटीन की जो एक्सपोजर और डिपेंडेंस से उससे जो है बचाने ना के लिए बचाया हम जाए, बिल्कुल कोशिश ऐसे ही करें। है। जो बाकी कंट्रीज जिन चीज़ों के ऊपर बैन लगाती है, हर वो चीज़ पाकिस्तान में हो रही होती है, और ये हमारी आने वाली नस्ल के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो कुछ गवर्नेंस के भी मसाइल हैं, उनको भी अगर हल किया जाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर काम किया जाए, तो इन तमाम तर मसाइल का हल निकाला जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर सरवर चौधरी मौजूद थे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। ई सिगरेट और वेपिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हमारे यहाँ ना बड़ी आम सी बात है कि सेहत से जुड़े बहुत सारे मसाइल पर हम तब तक अपने डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं करते हैं जब तक हम किसी बड़ी परेशानी का शिकार नहीं हो जाते हैं। हम हर काम को ना सुस्ती से करने के आदी हो चुके हैं। फिर कुछ हमारे मुआशी मसाइल भी ऐसे होते हैं कि हमारी भरपूर कोशिश होती है कि डॉक्टर को विज़िट ना ही किया जाए तो बेहतर है। खैर, ये तो बात हो गई सेहत से मुंसलिक दीगर इशूज़ की। अगर हम अपने दांतों की सेहत की बात करें तो शायद सालों गुजर जाएं और हम डॉक्टर के पास जाने से गुरेज करते हैं। और सबसे पहला मसला जो हमारे माइंडसेट में होता है कि ये कि डेंटिस्ट की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, यह दांतों के अमराज का इलाज इतना महंगा है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हरगिज़ नहीं है, कुछ ज़रूर महंगा होता होगा, लेकिन ज़रा अंदाज़ा लगाएं, ये सवाल हो आपके मुंह में 32 मौजूद खूबसूरत से मोतियों का, तो जनाब पैसे ज़्यादा भी हों तो उनकी सेहत के लिए कुछ भी नहीं लगते हैं उनके आगे। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो डेंटिस्ट के पास जाने से गुरेज करते हैं, और डेंटल एंजाइटी का शिकार हो जाना एक इंतहाई संजीदा मसला भी है जिसकी वजह से हम देर कर देते हैं। तो फिर बात अगर दांत निकलवाने तक भी पहुंच जाती है। तो आज के सेगमेंट में हम यही बात करेंगे कि डेंटल एंजाइटी है क्या और हम क्यों इसका शिकार हो जाते हैं, और दांतों की सेहत से जुड़े मसाइल पर भी बात करने के लिए हमने आज इन्वाइट किया है अपने स्टूडियोज़ में डॉक्टर फवाज़ नदीम है जो कि डेंटिस्ट हैं, उनको हमने आज इनवाइट किया है। डॉक्टर फवाज़, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर फवाज़, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये डेंटल एंजाइटी है क्या और ये होती क्यों है और किन किन को होती है ये? डेंटल एंजाइटी एक बड़ी आम सी चीज़ है अच्छा। डेंटल पेशेंट के लिए। अच्छा। बेसिकली कभी होता ये है कि जब आपका बचपन में कोई नाखुशगवार वाक़या गुजरा हो डेंटिस्ट के पास, ज़बरदस्ती कोई दांत निकलवाया गया हो और लंबी लंबी इंजेक्शंस को दिखाया गया हो आपको पहले से, अच्छा। तो उसको वो चीज़ माइंड में एक आपके बैठी होती है कि जब भी डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो तकलीफ़ होगी। अच्छा। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम मुख्तलिफ नॉन फार्मास्यूटिकल बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, अच्छा, फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स भी इस्तेमाल करते हैं कि एंजाइटी को कम से कम किया जाए। इसके अंदर समटाइम्स आपको अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल भी करनी पड़ती है कि फ़र्स्ट डे पे पेशेंट का ट्रीटमेंट ना किया जाए, उसको कॉन्फिडेंस गेन किया जाए, उसको उसके बारे में एजुकेट किया जाए ट्रीटमेंट के बारे में कि उसका ट्रीटमेंट होना क्या है, किस तरीके से होना है, कितना टाइम लगेगा। अच्छा। और उसको इस चीज़ के बारे में मेक श्योर किया जाए कि उसको तकलीफ़ नहीं होगी इस इलाज के लिए। अच्छा। और सेकंड विजिट पे उसका माइंड मेकअप हुआ होगा कि मैं जाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मुझे कोई इंजेक्शंस लंबे चौड़े नहीं लगेंगे, मुझे दर्द नहीं होगी। अच्छा। तो इस एंजाइटी को कम किया जा सकता है इस तरीके से, ओवरकम किया जा सकता है, बड़े आराम से इसको ओवरकम किया जा सकता है। अगर हम फर्स्ट विजिट के अंदर ही इंजेक्शन सामने रखेंगे पेशेंट के, उसको मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स दिखाएंगे, अच्छा, तो उसके साथ एंजाइटी एक नेचुरल फिनोमेना है कि पता नहीं मेरे मुंह के अंदर क्या होगा। अच्छा, जिनको ये ट्रॉमा नहीं होता है, जिनके साथ बचपन में इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ है, तो क्या उन पेशेंट्स को भी होता है? यूजुअली कॉमन है या नहीं, उनके साथ नहीं होती है एंजाइटी? इसके अंदर ना जो सोसाइटी का रोल है वो भी थोड़ा सा आता है कि जैसे कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आपके किसी दोस्त को, किसी घर वाले को कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, उसने आपको आके गाइड किया है कि भाई मेरा तो बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था। अच्छा। आपके माइंड में फिर भी सम टाइम्स समवेयर वो बैठ जाते हैं, वो फीडबैक आ जाता है कि मैं भी जाऊंगी, ये चीज कराऊंगी तो ये चीजें हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अच्छा, लोगों को सिर्फ इस वजह से एंजाइटी होती है, ये भी होती है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, डेंटिस्ट के पास जाएंगे, उसकी फीस बहुत ज्यादा है, ये प्रोसीजर इतना महंगा है, उसकी वजह से भी एंजाइटी हो रही होती है? ये चीज़ तो ग्लोबली है जी,
कि इंटरनेशनली डेंटल ट्रीटमेंट जो है वो एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉस्मेटिक चीज़ें जितनी भी हैं वो एक्सपेंसिव हैं। तो पाकिस्तान फिर भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि कंपैरेटिवली अमेरिका यूके से काफ़ी सस्ता यहाँ पे फिर भी ट्रीटमेंट है। अच्छा, ये हर जगह ही अगर पाकिस्तान में भी देखा जाए ना, तो कुछ ऐसे क्लिनिक्स हैं जो बहुत कह लें कि हाई फाई भी हैं और वहाँ पे प्रोसीजर्स बहुत महंगे भी होते हैं। कुछ ऐसे भी क्लिनिक्स देखते हैं हम जहाँ पर लोग बड़ा इजीली जाते हैं, जहाँ पे इतना ज़्यादा महंगा प्रोसीजर नहीं होता। तो उसमें फ़र्क क्या होता है फिर? अगर एक आप हाई फाई उसके क्लिनिक में जा रहे हैं, वहाँ पे भी वही प्रोसीजर मिल रहा है और वहाँ पे भी वही प्रोसीजर मिल रहा है, या क्वालिटी जो है ना वो डिफ़र करती है? इस चीज़ के अंदर ना दो कैटेगरीज होती हैं। एक होता है कि डेंटल नीड, ट्रीटमेंट की नीड क्या है। एक होती है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। जो नीड है, जो पेन से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स हैं वो मोर और लेस सेम होते हैं। जहाँ पे कॉस्मेटिक्स का काम आता है, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, उसमें ऑब्वियसली कि जब आप अच्छा पे करेंगे और खूबसूरत दिखना चाहेंगे तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा उसके बारे में। और अगर आप सब स्टैंडर्ड काम करवाएंगे वो आपको तकरीबन कोई 6 महीने साल के अंदर अंदर दोबारा उसके लिए उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको। तो अच्छा दिखने के लिए आपको स्पेंड करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए डॉक्टर फवाज, कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं आजकल कॉस्मेटिक के लिए भी, डेंटिस्ट्री बहुत ज़्यादा कह लें कि लोग जा रहे हैं उसकी तरफ। तो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के अंदर सबसे पहले उस टीथ वाइटनिंग सबसे पहले कॉमनेस्ट प्रोसीजर है इसके अंदर। उसके बाद अगर आप दांतों की शेप अच्छी नहीं है, उसके लिए आप अलाइनर्स की तरफ जा सकते हैं। विद अलाइनर्स आप विनियर्स के लिए जा सकते हैं। विनियर्स होती है आर्टिफिशियल कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ टूथ। उससे आपके दांतों का कलर भी चेंज हो जाता है जो आप चाहें, और एक कॉन्सोनेंट स्माइल भी हो जाती है। आपके लिप्स को फॉलो करते हुए स्माइल भी क्रिएट हो जाती है। अच्छा, ये भी आ गया है। ये अब एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है लाइनर्स के बाद। इसे कहते हैं जी हॉलीवुड स्माइल। वाह जी वाह। क्योंकि सारे हॉलीवुड एक्टर्स जो हैं वो अपनी स्माइल क्रिएट करवाते हैं विनियर्स के साथ। तो अब पाकिस्तान में भी इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होता जा रहा है। नहीं तो हमारी डेंटिस्ट्री में आ चुका है ये चीज़, बहुत कॉमन हो चुका है ये अब आजकल। तो वो क्या, जैसे अलाइनर्स हम लोग लगाते हैं बट ट्रांसपेरेंट सा वो एक कह लें कि बनी हुई होती है, शेप बनी हुई होती है आपके दांतों की, और वो आपने अलाइनर्स लगाने होते हैं। ब्रेसेस का ऑल्टरनेटिव है ये, तो वो भी इसी की तरह ही है, कुछ ट्रांसपेरेंट सा जो आपकी स्माइल क्रिएट कर देता है? नहीं, इसके अंदर हम दांतों की जो फ्रंट सरफेस है उसको स्लाइटली प्रिपेयर करते हैं। अच्छा। उसका इम्प्रेशन लेके हम कंप्यूटराइज उसको प्रिपेयर करते हैं अलग-अलग विनियर्स को, एक एक दांत के ऊपर कोटिंग को, अलग-अलग विनियर्स को। अच्छा। और फिर उसको पिक्चर्स के साथ सारा मैच करके एक पेशेंट की ब्यूटीफुल स्माइल को क्रिएट किया जाता है। वाह जी वाह, क्या बात है। मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी आती जा रही है, डिफरेंट प्रोसीजर्स आते जा रहे हैं आपको मज़ीद ग्रूम करने के हवाले से। खैर, कुछ हमें ये भी बता दें कि अगर फ़ौरन हमारे दांतों में दर्द होता है, किसी की दाढ़ में दर्द होता है, किसी की दांत में दर्द होता है, तो उससे फ़ौरी निजात हमें अगर हासिल करनी है, दांत का दर्द ख़त्म करना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, अगर डॉक्टर से विज़िट नहीं कर पा रहे हैं हम? तो इसमें आपने अपने सवाल को आगे ही कंटिन्यू कर दिया कि विज़िट नहीं कर पा रहे। ज़रूरी है कि आप विज़िट करें सबसे पहले। अच्छा। लेकिन अगर आप समवेयर हैं कि ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप इमीडिएट डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, तो अगर आपके पास क्लोव ऑयल लौंग मौजूद है आपके पास, तो आप उसको पीस के उसको दांत में रख सकते हैं, क्योंकि बेशुमार डेंटल मेडिसिन ऐसी हैं जो लौंग के तेल से बनती हैं। तो आप इंस्टेंट रिलीफ के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही आपको टाइम मिले या आप पहुंच सकें डेंटिस्ट के पास, तो फ़ौरन से पहुंच जाएं और वो अपना चेकअप कराएं। और कितनी देर, कितने अरसे के बाद हमें डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए? आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आपको डेंटिस्ट को लाजमी विजिट करना चाहिए। रिक्वायर्ड और नॉन रिक्वायर्ड भी है, ठीक है। वो से आपको पता चल जाता है कि आपकी हेल्थ कैसी है, गम्स की हेल्थ कैसी है, टीथ की हेल्थ कैसी है। अच्छा, दूसरा हमें बहुत सुनने को मिलता है कि जी स्मोकिंग से, सिगरेट से भी आपके दांत ख़राब होते हैं, उनका कलर जो है ना वो ख़राब हो रहा होता है आजकल। अब वेप बहुत ज़्यादा बच्चे या बच्चियाँ पी रहे हैं, क्या उसकी वजह से भी दांत खराब हो रहे हैं? स्मोकिंग की वजह से दांतों के ऊपर स्टेन्स ज़रूर आते हैं, और वो ओरल कैंसर और लंग्स कैंसर का बायस बनती है स्मोकिंग। अब वेप के अंदर वो कहते तो हैं कि अब इसके अंदर कोई ऐसी एलिमेंट नहीं है जो कार्सिनोजेनिक हो, जो कैंसर का बायस बने, लेकिन वेप के साथ फिर भी स्मोक तो जनरेट हो रहा है, तो समवेयर उसके भी इफ़ेक्ट्स आते हैं कि वो दांतों के कलर के अंदर चेंजिंग आ जाती है उसमें भी। अच्छा,
ठीक है, मतलब वो भी नुकसानदेह नुकसानदेह है। ऐसा नहीं है कि उसमें भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है तो आप उसको अडॉप्ट कर लें और आप समझें कि ये भी हमारे लिए अच्छा है। कुछ भी अच्छा नहीं है। ऐसी कोई भी चीज़ है जो स्मॉग है, जो निकोटीन से बनी हुई है, वो आपके लिए ठीक नहीं है। अच्छा, घर में बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से टोटके भी किए जाते हैं दांत को चमकाने के लिए, दांतों को ब्राइटन अप करने के लिए, तो करने चाहिए वो टोटके घर में या नहीं करने चाहिए, या आप क्या सजेस्ट करेंगे किस तरह, अगर आप डॉक्टर के पास जाके महंगा प्रोसीजर नहीं करा सकते तो वो घर में किस तरह कर सकते हैं ब्राइट दांत अपने? जो घर के टोटके हैं ना, मैं तो उसको डिस्करेज करूंगा। डिस्करेज करते हैं। उसकी वजह ये है कि दांत जो है ये नॉन रिपेयरेबल काइंड ऑफ थिंग है कि एक दफ़ा ख़राब हो गए हैं तो दोबारा आप उसको वापस नेचुरल पोजीशन में नहीं लेके आ सकते, जितने मर्जी आप ट्रीटमेंट्स करवा लें। तो जो घर के टोटके हैं उनमें किस तरह के केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं आपको नहीं पता उसके बारे में, तो बेहतर है कि उन चीज़ों को अवॉइड किया जाए और किसी प्रोफेशनल्स के कांटेक्ट करके अपना कंसर्न उसके सामने रखा जाए और उसका ट्रीटमेंट लिया जाए जो कि सही भी है ट्रीटमेंट। ठीक है जी, डॉक्टर फवाज नदीम हमारे साथ मौजूद थे, डेंटिस्ट हैं। डॉक्टर फवाज, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए और हमें इस हवाले से आपने बात की है कि किस तरह डेंटल जो एंजाइटी होती है उसको ओवरकम किया जा सकता है और बाकी किस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सकता है। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं स्किन केयर के हवाले से। और अगर आपके स्किन पर सालों पुराने पिंपल्स हैं, एक्ने है या आपकी स्किन ऑयली है ना, तो आज का ये जो सेगमेंट है ये आपके लिए बड़ा ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि पिंपल्स और एक्ने आपके चेहरे की खूबसूरती को बुरी तरह मुतासर करते हैं और आप उन्हें दूर करने के लिए 100 हरबे आजमा रहे हैं, लेकिन उनसे भी आपको छुटकारा नहीं मिलता। तो कुछ लोग गलती ये करते हैं कि वो उन्हें अपने नेल्स के साथ छीलना शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि चेहरे पर ऐसे दाग पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं जो महीनों तक दूर नहीं होते हैं। और कहा यह जाता है कि लाइफ में ये कभी भी नहीं जाते हैं, ये स्कार्स या वो जो धब्बे होते हैं ये नहीं जाते। तो जब भी आपको इनका सामना करना पड़े ना, तो आपने एक बात ज़रूर याद रखनी है, वो ये है कि आपने कभी भी इन पिंपल्स को ना तो छेड़ना है और ना ही अपने नाखूनों के साथ उनको कुरेदना है। आई नो कि बहुत ज़्यादा इरिटेशन करती है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपनी स्किन का खास करके ख्याल रखना है। तो इसका परमानेंट हल क्या है, किस तरह इन दाग धब्बों से, एक्नी से या फिर पिंपल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर महानूर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर महानूर, आपको वेलकम कहती जाओ लाहौर में, कैसी हैं? थैंक यू सो मच, आई एम फाइन, हाउ आर यू? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर महानूर, जिस तरह मैंने बात की है कि बहुत से लोग अपने दाने जो है ना, वो उंगलियां मतलब उसको बड़ा टच भी करते हैं। मैं खुद बहुत टच करती हूँ, मुझे खुद बहुत आदत है, और बहुत से लोग उसको नाखूनों के साथ उतारना भी शुरू कर देते हैं जब वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो ये हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे स्कारिंग और हाइपर पिगमेंटेशन इंड्यूस होती है। अच्छा, एक्नी मुनीबा एक ना बड़ा मिस्टीरियस सा टॉपिक है और बड़ा कॉमन है, लोगों को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है एक्नी है क्या। राइट, एक्नी के डिफरेंट स्टेप्स हैं वो जिन फॉर्म्स में आपको होती है। कोमीडोन, वाइट हेड, ब्लैक हेड से शुरू होती है, पिंपल, पैप्यूल, फिर आपकी नोड्यूलोसिस्टिक एक्नी, फिर फंगल में चेंज हो सकती है या मैकेनिकल एक्नी हो सकती है। अब इसके मुताबिक इसका इलाज है। अब खाली आप कोमीडोन की स्टेज पे हैं तो एंटीबायोटिक से काम चल जाएगा, एस्थेटिक प्रोसीजर जिसमें हाइड्रोफेशियल, केमिकल पील्स और कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ लेज़र आ जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा ये कि इसका रीज़न देखना होता है। ये तो आपको मैंने टाइप बता दी, आपको मैंने सिम्टम्स बता दिए, अब आपने इसका रीज़न देखना है। मोस्टली रीज़न होता है AFB, असाइंड फीमेल एट बर्थ। ज़्यादातर आप फीमेल को हार्मोनल एक्नी के साथ देखेंगे, जब उनका साइकिल आता है उनके फेस पे पिंपल पॉप आउट होता है, राइट, उसे AFB कहते हैं, असाइंड फीमेल एट बर्थ। तो उनके लिए कुछ हार्मोनल पिल्स की ज़रूरत होती है या अपना कुछ वेट लॉस या एंड्रोजेनिक जो है वो पैटर्न होता है, मतलब कुछ फीमेल मेल हार्मोन्स होते हैं, उसकी सप्रेशन की ज़रूरत होती है। उसके अलावा कुछ लोग जिनकी ऑयली स्किन होती है या फिर उनको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, प्रोपायोनिक बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एक्नी किसी दूसरे बंदे से आपको करा सकते हैं। आप किसी का टॉवल यूज़ कर ले, किसी का मेकअप यूज़ कर ले, ज़्यादातर आप मेकअप स्टूडियोज में जाते हैं, आप इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको इशू क्रिएट हो जाता है। ठीक है,
अब एक्नी की मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं। अच्छा। कुछ लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते टीनेज के अंदर, मैं उसे गलत कहती हूँ। क्यों? क्योंकि जब आपको एक्नी हो गई यू नीड टू गेट ट्रीटेड। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना मानो कि हमारी एक्नी होती है और वो खुद ही सही भी हो जाती है। वो मैंने आपको बताया ना, AFB, और कभी ठीक नहीं होती, वो निशान छोड़ के जाती है। उस निशान के अंदर इन्फेक्शन हमेशा रिमेन करता है और वो कभी ना कभी बाहर आता है। राइट, सो यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट। आपने प्रॉपर मेडिकेशन करनी है। अब क्या है, एंटीबायोटिक से आप शुरू करते हैं अपना ट्रीटमेंट। टॉपिकल मतलब लगाने वाली, खाने वाली। अब पता नहीं, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि पाकिस्तान में क्या रिवाज है कि 100 तरह की मुट्ठी भर के एंटीबायोटिक खिला देते हैं पेशेंट को। एजोमैक्स से शुरू करते हैं। इसीलिए कोरोना में किसी पे एजोमैक्स ने असर ही नहीं ना किया, क्योंकि आधा पाकिस्तान एक्नी की बीमारी के साथ एजोमैक्स खा चुका है। नहीं तो खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? बिल्कुल नहीं खानी खा रहे हैं। अगर आपको वक्त ज़रूरत है, उसका कोर्स पूरा करें और ख़त्म करें। अच्छा। राइट, एजोमैक्स एक टेम्पररी हल है एक्नी का। एक्नी के लिए एक सॉल्ट है जो सबसे कामयाब है, वो है आइसोट्रेटिनोइन। अच्छा। राइट, एरेनोइन, और साथ में उसके नाम से आता है ब्रांड नेम, एक्यूटेन के नाम से आता है। आप वो खाएं, मगर अगर आप प्रेग्नेंट है, आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो फिर आप बिल्कुल नहीं खा सकते, और आप प्रेग्नेंट है तो आप लगा भी नहीं सकते। मगर रेटिनॉइड्स, ओरल रेटिनॉइड्स एक मुकम्मल हल है। इसके अलावा अगर कुछ लोग, फॉर एग्जाम्पल जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, हम उसको फिर एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के ऑप्शंस पे डाल देते हैं। ठीक है। हाइड्रोफेशियल, टॉपिकल एंटीबायोटिक। टॉपिकल एंटीबायोटिक से कोई मसला नहीं होता आपकी प्रेगनेंसी में लगाने से, ये मिथ है। ठीक है, एंटीबायोटिक। उसके बाद क्या करेंगे, असल में जो एक्नी है ना मुनीबा, हमेशा बाल के फॉलिकल के साथ होगी। बिकॉज उधर फॉलिकल, नोज पे ना फिलामेंट्स ऑफ हेयर होते हैं, तो उसके नीचे होता है ऑयल, इसलिए नोज पे बहुत एक्नी सफर करते हैं। आपका कोई आईब्रो प्लक हो जाए, उधर एक्नी हो जाती है, पिंपल हो जाता है ना। आपके जहाँ ओपन पोर्स हैं उधर लीड करती है एक्नी। जितना ऑयल, जितना सीबम, जितना ग्लैंड में से आपका ऑयल निकलेगा, उतनी आपको एक्नी हो जाएगी। तो अब आपने एक्नी को किस तरह से रोकना है? रोकना है एस्थेटिक प्रोसीजर्स के साथ। एस्थेटिक प्रोसीजर क्या होंगे? सबसे पहले हाइड्रोफेशियल, आपकी एक्नी सारी सक आउट हो जाएगी। उसके बाद आप टॉपिकल एंटीबायोटिक लगा लेंगे। एंटीबायोटिक लगाने के बाद आप क्या करेंगे, आप उसके ऊपर मीज़ोथेरेपी कर सकते हैं। सल्सालिक एसिड, ज़ैलिक एसिड की बनी हुई, ये वो चीज़ें हैं जो बच्चियाँ घर में एक्नी के लिए लगाती हैं एज ए होम केयर। इनकी कुछ बनी बनाई मीज़ोथेरेपीज होती हैं, ये हम इंजेक्ट करते हैं, तो एक्नी कंट्रोल हो जाती है, बिकॉज आपका सारा ऑयल कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट हम केमिकल पीलिंग करते हैं, वेरी सक्सेसफुल फॉर एक्नी। यू कैन गो फॉर मल्टीपल केमिकल पीलिंग। सबसे पहले लोकल इन हाउस मेड केमिकल पीलिंग्स होती हैं, वो स्किन के पापड़ उतारती है। मगर आप डर जाते हैं अपने आप को देख के, मगर इट्स वेरी गुड। आप मिंडालिक एसिड, सल्सालिक एसिड की पील करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप आते हैं स्पेनिश पील्स पे, जिस तरह आजकल बायोरिपील C3 चल रही है। उसके वो सॉफ्ट पील है, बट इट्स वेरी इफेक्टिव इन एक्नी। आजकल मेरे यूके का वेकेशनल सीजन है ना, तो इधर सारे आए हुए, तो सारे पेशेंट्स को हम बायोरिपील करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते उनकी हार्श पील्स हो। बहुत सक्सेसफुल है वो। उसके बाद हम मूव करते हैं अगला लेजर के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी से, बॉडी एक्नी भी होती है ना, ये मेरी टिप है सारों को, अगर आप चाहते हैं आपकी एक्नी खत्म हो जाए, अब लेजर करा लें। अच्छा। क्यों? क्योंकि हेयर फॉलिकल डेड हो जाएगा, उसके सीबम खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक्नी का लेजर अलग है और जो हेयर रिमूवल लेजर है वो अलग है। एक्नी का लेजर तो मल्टीपल टाइप्स का है। फोटोफेशियल भी हो सकता है एक्नी के लिए, एक्नी में हाई फ्रीक्वेंसी लेजर भी हो सकता है उसके इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, रेड लाइट लेजर। उसके अलावा हेयर रिमूवल लेजर समथिंग एल्स है, वो बालों की डॉर्मेंसी के लिए, और वो भी आप कराएं। अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है और आप हेयर रिमूविंग लेजर कराते हैं, तो आप 2 in 1 फायदा ले रहे हैं। अच्छा, आप अपनी एक्नी को भी खत्म कर रहे हैं, आप अपने बालों को भी खत्म कर रहे हैं। हमारे मल्टीपल पेशेंट्स आते हैं जिन्हें वैक्सिंग के बाद एक्नी हो जाती है। कभी वैक्सिंग नहीं करानी चाहिए फेस की, कभी भी नहीं। वाई? बिकॉज एक तो वो फॉलिकल को इंड्यूस करती है, दूसरा स्किन पे ट्रॉमा करके फ्रिक्शनल एक्नी करा देती है, तीसरा इन्फेक्टिव स्ट्रिप्स होती हैं, चौथा हॉट वैक्स होती है, और वो ऑयल प्रोड्यूस करती है आपके फेस में, तो यू गेट एक्नी, यू गेट इन्फेक्शन आफ्टर दैट। ठीक है, मतलब ये कॉजेज हो सकती हैं कि आपकी एक्नी जो है वो एग्रीवेट कर जाए। लेकिन जिस तरह मैं कही थी कि दाग पड़ जाते हैं हमारे, एक्नी तो चली जाती है, लेकिन वो स्पॉट्स रह जाते हैं काले काले से, लाइट ब्राउन से। मेरे भी चेहरे पे हैं, इसलिए मुझे पता है। तो उनको कैसे करें? वो तो कितने साल तक नहीं जाते, 6-6 महीने, 5-5 महीने चेहरे पे रहते हैं। उसके लिए मुनीबा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। सबसे टॉप ऑफ द लाइन आता है फ्रैक्शनल लेजर, एब्लेटिव लेजर, राइट? वो आपकी स्किन की एक
लेयर को ब्लेड कर देगा। उसके बाद सेकेंडली आता है बहुत डीप स्कार्स है। आप चाहते तो मैं आप लोगों को बिफोर आफ्टर शेयर कर देती, आप यकीन ना करते कि हम सेंटर के ऊपर सब्सिजन करते हैं। जब स्किन ऐसे ये दुपट्टे की तरफ, आदत है मेडिकल लैंग्वेज में पेशेंट्स को समझाने की, इस तरह क्रिम्पल हो जाती है ना इस तरह की, तो हम उसको सबसाइज करते हैं। कैनुला होता है स्पेशल हमारा, हम स्किन को फ्लैटन अप कर देते हैं क्योंकि पुराने इन्फेक्शन के साथ स्किन ऐसे जुड़ जाती है नीचे। हम उसको तोड़ते हैं, उसमें प्लाज्मा थेरेपी करते हैं तो आपकी स्किन वापस ठीक हो जाती है। अब उसका इलाज हो जाता है तो स्कारिंग का इलाज जो छोटी है या पोस्ट एक्ने हाइपरपिगमेंटेशन का इलाज कोई मुश्किल नहीं है। इट कैन बी अचीव्ड बाय केमिकल पील्स। लैक्टिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड पील कर सकते हैं आप इसके ऊपर। इसके अलावा आप फ्रैक्शनल लेजर कर सकते हैं। अब आप पूछना चाह रहे होंगे घर पे कौन सी दवाई घर पे कौन सी करें ना, वो भी तो बताइए। ऑल इन वन सोल्यूशन आइसोट्रेटिनोइन की ऑइंटमेंट ले लें, एरेनोइन प्लस के नाम से आती है। मटर के दाने जितनी रात को मुकम्मल चेहरे पे लगाएं, स्किन झड़ना शुरू हो जाएगी। वक्ती तौर पे पर्ज हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं आप नहीं लगाएंगे, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं आप फ्रीली लगाएं। पी साइज लेके मुकम्मल चेहरे पे लगा लें, ठीक है। दाने वक्ती तौर पे बाहर आएंगे, पर्ज होंगे और उसके बाद झड़ जाएंगे निशान समेत, निशान भी हो जाएंगे। अच्छा, ये भी इसमें भी डिफरेंट टाइप्स की हैं जो ट्यूब आप बता रही हैं, जो क्रीम आप बताई, जिस तरह रेटिनॉइड बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे, फिर रेटिनॉइन बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है। अच्छा, ये सब रेटिनॉइड ही तो है। अच्छा, ये सारे रेटिनॉइड और क्या है? अच्छा जी, ये रेटिनॉइड है। आप अब लोग रेटिनॉइड पे नहीं जाते, सोशल मीडिया के कुछ बैड इफेक्ट्स भी तो होते हैं, लोग एजेलिक एसिड पे चले जाते हैं, ठीक है, वो भी अच्छा है। एजेलिक एसिड की ऑइंटमेंट वो आपकी पोस्ट एक्नी हाइपर पिगमेंटेशन को भी ठीक करता है। फिर आप सल्सालिक एसिड पे चल जाते हैं, वो एक्टिव एक्नी के लिए। फॉर ओनली मार्क्स फॉर यू शुड गो फॉर एरेनॉइन, वो आपकी स्किन को पील कर देगा। आइसोट्रेटिनोइन अच्छा, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हैं घर में, जिसकी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो सकती है। पर्ज होगा, दाना वक्ती तौर पे बाहर आएगा, उसी से तो मरीज डर जाते हैं कि हमें रिएक्शन अब तो ये ज्यादा हो गई है, दाने हो गए। वो ये होता है कि आपकी जो बाकी जो छुपी हुई एक्नी है वो बाहर निकल आती है और उसके बाद आपको एक क्लियर स्किन फ्लेकीनेस होके वो उतर जाता है। ओके जी, ठीक है। हमने ये बात की है कि किस तरह आपने एक्नी प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल करना है। डॉक्टर मानूर हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर मानूर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और इसी नोट पर हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब बस्ती मुस्कुराती और ख़ूबसूरत सी सुबह के साथ। मैं हूँ मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा और दिन के आगाज़ के साथ साथ हम एक नए हफ्ते का भी आगाज़ करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये हफ्ता भी आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। पिछले हफ्ते के निस्बत इस हफ्ते आपको मज़ीद और कामयाबी हासिल होगी और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते ही जाएंगे हंसी खुशी के साथ। हम भी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह हम बात कर रहे होते हैं कि जनाब अपनी ज़िंदगी को हमने किस तरह संवारना है, तो आज कुछ बात करनी है हमने इनोवेशंस की कि इनोवेशंस को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया जाए ना, या इस प्रोसेस में है तो आप कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ हर लम्हा कुछ नया करने की कोशिश करने में लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे ज़िंदगी जहाँ एक कड़ा इम्तिहान है हमारे लिए, वहीं हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ नया करके, कुछ नया सीख के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और वैसे हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो तजुर्बात करने यहाँ पर कुछ नया करने से घबराते हैं, अपनी ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेते हैं। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर कुछ करने के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना बनता ही है। और दूसरा ये कि कामयाबी के लिए ना कभी कभार नाकामी का भी जायका चखना पड़ता है। खुदा ना खास्ता नाकाम हो जाते हैं ना, तब भी तो आपको कामयाबी का रास्ता पता चलता है कि कितना मुश्किल है या कितना आसान है। कौमें मेहनत से ही दुनिया में तरक्की करती हैं और सिर्फ मेहनत और लगन से ही इंसान खुश भी रहना सीखता है। अपने काम को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खुशी का मकसद बनाना सीखें। याद रखें कि ज़िंदगी को आसान और खुशहाल बनाया जा सकता है, ये आपके अपने हाथ में होता है। इसलिए हर पल सीखने की जुस्तजू में रहना चाहिए। मेहनत हमें हमेशा जारी रखनी चाहिए। उम्मीदों को पुख्ता करके रखें और ख़ुद पर
और अपनी तमाम तर काबिलियतों पर यकीन ज़रूर रखते हुए मुसलसल अपनी ज़िंदगी में लगे रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि तसलसल से ही मेहनत रंग लाती है। दूसरा ये कि अपने दिल के करीब तमाम लोगों का ख्याल भी रखें और हरदम खुश भी रहे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक समझ लें कि एक मोटिव होगा कि जनाब हमने आगे बढ़ना है, खुशी खुशी आगे बढ़ना है, और जो हमारे से मुंसलिक लोग हैं हमने उनको भी अपने साथ आगे लेकर चलना है। तो ये है आज का पैगाम कि किस तरह आपने अपने बारे में तो सोचना ही सोचना है, लेकिन साथ ही साथ अपने से जुड़े लोगों के बारे में भी सोचना है, उनके बारे में भी आपने ये ख्याल रखना है कि हमने उनको भी मोटिवेट करना है, उनको भी सपोर्ट करना है, और उनको भी उनकी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करनी है, या फिर उनकी हेल्प भी ज़रूर करनी है। तो ज़िंदगी समझ ले कि तजुर्बात का नाम है, एक्सपीरियंसेस का नाम है, और मुसलसल सीखने का नाम है, और आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। हर एक मिनट में आपको कुछ ना कुछ नया सबक सीखने को मिलता है, हर लम्हे में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए ज़िंदगी जो भी सिखा रही है ना, उसको सीखने की, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। अब अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से कि जनाब आजकल जिस तरह गर्मी बढ़ती जा रही है तो बहुत से लोगों का बीपी का प्रॉब्लम होता है, कुछ को बीपी हाई का प्रॉब्लम होता है और कुछ को बीपी लो का प्रॉब्लम होता है। और लो ब्लड प्रेशर किसी भी फ़र्द के लिए ना ज़िंदगी को नॉर्मल अंदाज में गुजारने को मुश्किल भी बना देता है, और लो ब्लड प्रेशर तो फिर अगर एक्सरसाइज के अमल को भी ख़ासा मुश्किल बना सकता है। ख़वातीन में ख़ास करके ये मसला पाया जाता है, और ऐसी हालत में जब आपका बीपी काफ़ी कम हो तो इंसान की हालत बड़ी तकलीफ़देह हो जाती है, और यूँ लगता है जैसे जिस्म से जान निकल रही है, हाथ पाँव जिस्म के साथ नहीं है। ताहम चंद मशवरों पर अमल करके इस मसले से निपटा जा सकता है। और कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ लें, कौन कौन सी वर्जिश करें, इस सिलसिले में कुछ हिदायत हैं जिनकी मदद से लो ब्लड प्रेशर के जो शिकार लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी बेहतर अंदाज से गुजार सकते हैं और वर्जिश भी कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में अना ताहिर मौजूद है, जो कि फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं। तो अना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह, आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अना, आज हम बात करेंगे कि जिनको ब्लड प्रेशर बीपी का प्रॉब्लम है, और ख़ास करके लो बीपी का प्रॉब्लम है, उनके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो कि डिज़ाइन की गई हैं जो उनको बेहतर तरीके से उनकी कंडीशन को या उनकी सिचुएशन को बेहतर कर सकती है। तो सबसे पहले बताइए कि जो जिनको बीपी का प्रॉब्लम होता है वो कर सकते हैं एक्सरसाइज या नहीं कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जिनको बीपी का प्रॉब्लम होता है और जिनका हाई होता है और जिनका लो होता है, वो दोनों ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज जो है एक वो हेल्दी नाम है आपकी मेडिसिन का। मींस कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका लो बीपी भी जो है वो नॉर्मल हो जाता है, और जो हाई भी है वो भी नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। अच्छा। एक्सरसाइज से। ओके। ठीक है। और जो लोगों का बीपी लो होता है तो उन लोगों को चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी डाइट का ख्याल रखें। ठीक है। और कुछ लोग जो होते हैं अपनी डाइट को इतना लो ले जाते हैं कि बीपी लो में उनका जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, कि बीपी हाई जो होता है वो अब लो होने लग जाता है। कुछ लोग ऐसे मेरे पास आते हैं जिम में। ठीक है। तो जो लो बीपी के हैं उनको ये चाहिए कि जब वर्कआउट कर रहे होते हैं उस दौरान जो है वो जो है सॉल्ट जो है उसमें या तो थोड़ा सा दूध लें, उसमें पानी ऐड करें, और जिसको हम आम रूटीन में कच्ची लस्सी बोलते हैं। ठीक है, वो आपको हेल्प आउट करता है। अच्छा, ठीक है। और बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा तो बीपी हाई होता है, बीपी लो होता है, हाँ, हम लोग वर्कआउट नहीं कर हाँ, सकते, हमारी हार्ट बीट बहुत हाई हो जाती है। तो हर वर्कआउट में जो है आपको स्टार्ट जब आप लेते हो उसमें आपका बीपी जो है शूट करता ही करता है, मतलब हार्ट बीट आपकी इतनी हाई हो जाती है, और कुछ को तो वॉमिट फील होने लग जाता है कि भाई मुझसे तो वर्कआउट नहीं होगा, हेडेक शुरू हो जाती है। हाँ। और मतलब बॉडी शिवरिंग करने शुरू हो जाती है। तो वो कुछ टाइम के लिए होता है। कुछ टाइम के लिए होता है। आप अपने वर्कआउट को इस तरह से डिज़ाइन करें कि आज आपने जो है सिर्फ वॉक करनी है। ठीक है। कल आपने वॉक में थोड़ी सी एक्सरसाइज को ऐड करनी है। अच्छा, इस तरह से। और अपनी ब्रीदिंग का जो है ख़ास ख्याल रखें। एक्सरसाइज करने के दौरान जो है आप अपनी ब्रीदिंग को जो है पहले मतलब ब्रीदिंग को रोकें, स्टे किया, और फिर 30 सेकंड के बाद आपने उसको आउट करना है। इससे जो है आपकी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल होती है, और अगर आपका बीपी लो भी हो रहा है वो भी जो है नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन क्या खाली वॉक करने से भी फ़ायदा होता है कि नहीं होता है?
खाली वॉक करने से, वॉक एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम लोग खाली वॉक करें। अगर आप खाना खाने से पहले वॉक करें वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अगर आप खाना खा यूजुअली के तो हम वॉक, खाना खाने के बाद कर वो रहे होते हैं। चहलकदमी होती है, वो आपने खाना हजम करने के लिए करनी होती है। अच्छा। अगर आप खाना खा के वॉक कर रहे हैं, हाँ, हाँ। ठीक है, वो जो वॉक है वो तो जस्ट आपका जो खाना है उसको हजम करने के लिए काम आएगी। जब आप एम्प्टी स्टमक वॉक करते हैं वो आपको हेल्प आउट करता है, क्योंकि फिर बॉडी को जो है ना चाहते हुए भी जो है ना अपनी फैट को जो है बर्न करना पड़ता है। अच्छा, अगर आप ओके। बर्न इस तरह से करेंगे तो आपकी वॉक भी काफ़ी है। आप स्टार्ट अच्छा। ही, बीपी के जो पेशेंट है वो स्टार्ट ही वॉक से करें। अच्छा, वॉक से स्टार्ट वॉक करें से और ही एम्प्टी करें। स्टमक ही उन्होंने भी एम्प्टी वॉक स्टमक करनी है। करें, एम्प्टी स्टमक। अब तो जैसे अब हमारे पाकिस्तान में तो मौसम इतना गर्म जी, हो बहुत चुका गर्म हुआ हुआ है है। कि अर्ली मॉर्निंग भी आप पॉसिबल नहीं है। हाँ, वॉक करना बाहर जाके। बिल्कुल, और मिड टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो आप रात को वॉक कर सकते हैं बिफोर डिनर। बिफोर डिनर जो आप वो Before कर सकते dinner हैं। कर सकते हैं। लेकिन इतनी गर्मी पड़ रही है, ख़ासतौर पर अगर लाहौर की बात की जाए तो ये मौसम इतने गर्म है, तो इसमें लोग कहते हैं कि अच्छा हमें ऑलरेडी बीपी का मसला है तो हम वॉक करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे बाहर जाके या जाके जिम में भी करेंगे तो हमारा बीपी हाई ना हो जाए या हमारा बीपी लो ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी पसीना बहुत ज़्यादा आता है और हमारे जितने भी मिनरल्स होते हैं वह एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं हमारी बॉडी में से। तो ये वाकई ऐसा होता है कि फ़ायदा नहीं है, इतनी गर्मी में करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिथ्स पाई जाती है ना कि ज़्यादा सर्दी में भी नहीं हम लोगों ने करनी है एक्सरसाइज और ज़्यादा गर्मी में भी नहीं करनी है, बिल्कुल क्योंकि ऐसा है। ऑलरेडी इतना पसीना हो गया तो इसका मतलब है कि हमारे फैट वैसे ही लूज़ हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि आपका मतलब आपको स्वेटिंग ज़्यादा हाँ। हो रही है तो आपका वो फैट लूज़ हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपको गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, वर्कआउट तो दोनों करने चाहिए। अच्छा। दोनों मौसम में करनी ठीक चाहिए, है। क्योंकि पार्ट ऑफ लाइफ इसको बना लेना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे ये होता है कि आप जब वर्कआउट करते हो बीपी हाई में, वो उस टाइम पे आपको फील होता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा हाँ, या मैं नहीं exactly, कर पाऊंगी। हाँ। ठीक है, वो कुछ टाइम की पेन होती है। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको, हाँ, अब कुछ लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी होती है कि वो कहते हैं अच्छा हम जिम में गए हैं ना, ओवरऑल जितनी राउंड में मशीनरीज हैं मैंने उसको यूज़ करके जाना। ऐसा मत करें। आप सिंपली साइकिलिंग से शुरू करें, इलेप्टिकल से शुरू करें या अच्छा। ट्रेडमिल से आप स्टार्ट करें। उसमें आपने रेस्ट ज़रूर करना है। अच्छा, ठीक है। 30 सेकंड का रेस्ट करें, बीपी जो है, हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल आती है। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको करें। आप घर में आम रूटीन में जैसे लेडीज़ जो है किचन में काम कर रही हैं, बर्तन उठा रही हैं, बॉटल उठा रही हैं, खासतौर पर बच्चों को उठा के, हाई बीपी की जो पेशेंट है वो बच्चों को अगर उठाती हैं, बच्चे का कम से कम तो वेट होता ही है ना 6 kg 10 kg, क्यों? उनको आदत पड़ जाती है। हाँ, बच्चे को उठा के फिर लेंगी, लेकिन जब जिम में जाती है कोई वेट उठाना पड़ जाए, हमारा तो बीपी हाई होता है, हम तो नहीं उठा सकते। तो वो आपको आदत पड़ने की बात है। अच्छा। आदत जब आपको पड़ जाएगी, स्लो स्टार्ट करें और कुछ भी नहीं होता, बल्कि आपका बीपी नॉर्मल होता है। हाई है तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो BP हाई लोगों के लिए किस तरह की जो है वो एक्सरसाइज डिज़ाइन की गई है, और जिनका लो बीपी रहता है ख़वातीन का ख़ास तौर पर, उनके लिए क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए? हाई बीपी का ये है कि आप ज़्यादा जो है जंपिंग वाले जो है वर्कआउट ना करें। जंपिंग वाले? वर्कआउट ना करें। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सिंपल आप वॉक शुरू करें। ओके, ठीक है, बॉडी को स्ट्रेचिंग में लाएं। बॉडी जब स्ट्रेच हो जाए उसके बाद आप अपने जो है प्लैंक पे आ जाएं। अच्छा, प्लैंक पे आ ठीक है, जाए। जिनसे मतलब beginner कार्डियो है, या ज़्यादा कार्डियो। इंटेंस जो है वर्कआउट नहीं कर सकते हैं जिनका हाई बीपी रहता है? जिनका हाई बीपी रहता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरफ भी आ सकते हैं, लेकिन स्टार्ट वो यहाँ से करें। अच्छा, ठीक है। ठीक है, वॉक करें, बॉडी को स्ट्रेचिंग करें। जब आप बॉडी की स्ट्रेचिंग करते हैं तब ही आपकी हार्ट बीट फास्ट होने लग जाती है, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो फास्ट चलने, ब्लड मूव करने लग जाता है। तो आपको ये चाहिए कि आप बॉडी की स्ट्रेचिंग के बाद प्लैंक करें। प्लैंक जो है ओवर बॉडी का वर्कआउट है। अच्छा, और जो बिगनर है वो कहते हैं हमसे प्लैंक नहीं होता, आप चिन प्लैंक कर लें। ठीक है। तो ये जो है डेली रूटीन में हिस्सा बनाएं। और पानी जो मैंने आगे पहले बताया, इस मौसम में ख़ास तौर पे जो है, बजाय इसके कि आप डिफरेंट जो है वो सप्लीमेंट्स या ड्रिंक्स जो है आप वो यूज़ करें, सिंपल आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें। ठीक है। और उससे जो है आपको डिहाइड्रेशन भी नहीं होती, और जो कहते हैं हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, उससे भी जो है उनको बहुत ज़्यादा जो है ना रिलीफ मिलेगा। रिलीफ मिलेगा। और यही एक्सरसाइज क्या बीपी लो वालों के लिए भी है कि वो भी यही एक्सरसाइज करें, या वो थोड़ी सी इंटेंस या बीपी कार्डियो लो कर सकते वाले हैं? जो है अपनी डाइट का खास ख्याल रखें। अच्छा,
ठीक है। ठीक है, अपना बीपी को सेट करने के लिए अपने खाने का ख्याल लाजमी रखें, क्योंकि जब वो खाना नहीं खाते तो उनका बीपी लो होने लग जाता है। खाना खाएं, अपना वर्कआउट थोड़ा बढ़ा लें। अच्छा, ठीक है। आप अपना वर्कआउट बढ़ा लें, खाना खाएं। अब खाने में ये नहीं कि आप मतलब है कि खाने लग जाएंगे जी, फास्ट फूड खाने लग जाए। आप ज़्यादातर वेजिटेरियन हैं तो वो खाएं, या अगर ज़्यादा आप ग्रीन वेजिटेबल जो है उसको प्रेफर मैं करती हूँ। ये मिड टाइम जो होता है कि आफ्टर 1 o'clock to 5 o'clock के मिड में जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ना, हाँ। और कॉर्न्स, अच्छा, कॉर्न्स बहुत अच्छे हैं इस चीज़ के लिए, आपका बीपी को इतना ज़बरदस्त सेट रखते हैं। और ओके। उसका आप सूप बना लें। अच्छा। और जो है लौकी और कॉर्न्स, इसका आप सूप बना के पिएं। अच्छा। वो आपको इतना हेल्प आउट करता है, आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल रहता है कि आपने अपनी एक तो हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, दूसरा अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है कि किस तरह आपने अपने बीपी को जो है ना वो नॉर्मल रखना है। लेकिन ये मैंने भी ये चीज़ नोट की है कि आप जब बाहर गर्मी से आ रहे होते हैं, बाहर फुल गर्मी हो रही होती है, घरों में भी गर्मी होती है, लेकिन जैसे ही आप एसी में जिम में जाते हैं वहाँ पे चल एसी लगा हुआ होता है और वहाँ पे जाके आप कर रहे होते हैं, फिर आप जब बाहर निकलते हैं फिर आपको गर्मी महसूस होती है, तो इसकी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करता है? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। जबकि आप बॉडी को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, हाँ। फैट बर्न कर रहे हैं और वो हीट करके बर्न कर रहे हैं। ठीक है, एकदम आप उसको एसी के सामने ले जाते हैं तो मसल क्या करेंगे, तो अब मसल तो स्टिफ हो जाएंगे। हर जिम में एसी लगा हुआ है तो फिर क्या करें? डिमांड है। अच्छा। जबकि ये रोंग है। हाँ, आप एसी में बैठें, ये नहीं मैं कह रही कि आप मत बैठें, मतलब इतना हो कि नॉर्मल टेम्परेचर हो। ये नहीं कि एसी के सामने जाके तो जी आप अपनी, मैं तो स्वेटिंग को हाँ, जो मैं है तो वो ड्राई sweating कर रहा हूँ। और सही। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि यहाँ से वर्कआउट किया और वहाँ से शावर लेने चले गए। हाँ, ये भी बहुत exactly। रोंग है। अच्छा, ये नहीं करना? नहीं करना। जब Okay। तक आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे आपकी बॉडी आपकी नॉर्मल body ना ना हो आ जाए, और आपकी जो है स्वेटिंग ड्राई ना हो ठीक जाए, है, आपने शावर तब नहीं तक लेना। शॉवर नहीं लेना नहीं है। लेना। ठीक है जी। अना ताहिर हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट मौजूद थी और आज उन्होंने बताया कि किस तरह आप अपनी एक्सरसाइज के थ्रू अपना बीपी नॉर्मल कर सकते हैं। तो अना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर हैं। जनाब, मज़ीद भी हमने ख़वातीन के हवाले से बात करना है। पहले जिस तरह हम बात करते हैं कि ख़वातीन को बीपी का प्रॉब्लम होता है, एक और मसला है, एक और बीमारी है जिसके बारे में ज़्यादातर बात नहीं की जाती है और जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। लकोरिया है, जो कि ख़वातीन की वो बीमारी है जिसके मुतालिक वो किसी से बात करते हुए हिचकिचाहट का शिकार होती हैं और नतीजा ये होता है कि इस बीमारी के असरात के सबब ख़वातीन अंदर से इतनी कमज़ोरी का शिकार हो जाती हैं कि उनके लिए शादी के बाद माँ बनना एक दुश्वार मरहला हो जाता है। ख़वातीन की बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में बात नहीं की जाती है और लकोरिया भी इन बीमारियों में से एक बीमारी है। और बहुत सी लड़कियां और औरतें हैं इस इन्फेक्शन में मुब्तला होती हैं, लेकिन वो कह लें कि शर्मिंदगी के बायस या शायनेस की वजह से इस बीमारी पर बात नहीं करती हैं, लेकिन ये गलत है। कोई भी बीमारी जब शिद्दत पकड़ती है तो वो इंसानी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और अक्सर ख़वातीन अपना ये मसला डॉक्टर्स तक को भी नहीं बताती है और जिसकी वजह से संगीनी बढ़ती चली जाती है। और ये बीमारी कई वजूहात की वजह से हो सकती है। इसका बरवक्त इलाज बहुत ज़रूरी है। ये इन्फेक्शन ख़वातीन की जो क़ुव्वत मुदाफ़त है उसमें कमी का बायस बनती है। बहुत सी ख़वातीन इस मसले की वजह से बहुत परेशान भी होती हैं और इस इन्फेक्शन की वजह नाक़िस ग़िज़ा और रहन सहन भी हो सकती है। ऐसी बेशुमार मिथ्स हैं जिससे निमटने का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ आगाही है, यानी कि अवेयरनेस है। तो आज के सेगमेंट में हम ख़ास तौर पर लकोरिया के हवाले से बात करेंगे कि ये है क्या और इस बीमारी से किस तरह निपटा जा सकता है, अपनी डाइटरी हैबिट्स किस तरह हमें बेहतर करनी चाहिए और ये टीन एज में किस तरह इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो इस पर बात करने के लिए हफ्सा मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। हफ्सा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हफ्सा, आज का जो टॉपिक है कह लें कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है जिसके ऊपर बात भी नहीं की जाती है यूजुअली ओपनली इस तरह। लेकिन आज हमने सोचा क्योंकि एक बीमारी है तो इसके बारे में बात की जाए और लोगों को और ख़वातीन को इसका हल दिया जाए कि वो किस तरह इसको बेहतर कर सकते हैं, इस कंडीशन को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि ये होता क्या है, लकोरिया है क्या इटसेल्फ? लकोरिया बेसिकली जो है ना आजकल बहुत कॉमन है। वुमेन्स, टीनेज गर्ल्स में, मैरिड हैं अगर अनमैरिड गर्ल्स हैं, उनमें आजकल बहुत कॉमन है। लकोरिया भी बेसिकली डिफरेंट टाइप्स का होता है।
लिकोरिया में इस तरह होता है कि कुछ नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, कुछ एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है। जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है बेसिकली उसमें क्या होता है कि वो थिक और वाइटिश सा होता है, लाइक उसमें उसकी कोई स्मेल नहीं होती है, उसकी वजह से कोई इचिंग नहीं हो रही होती है, तो ये नॉर्मल होता है। अगर यही जो लिक्विड है ग्रेश कलर में है अगर और येलोइश कलर में है, अच्छा, तो ये प्रॉब्लम भी है और इसका हमें मतलब इमिडिएटली हमें इसका इलाज भी करवाना चाहिए। अच्छा ठीक है। लाइक इसमें क्या होता है कि आपको जैसे आप कह लें कि योगर्ट की फॉर्म में होता है या कॉटेज चीज़ की फॉर्म में अगर आपको लिकोरिया हो रहा होता है, तो ये इसमें क्या होता है कि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके। और जो नॉर्मल लिकोरिया होता है, नॉर्मल लिकोरिया की स्मेल वगैरह नहीं होती ना, तो इस वजह से उसमें क्या होता है कि लाइक वो होता है आपको पीरियड्स के फर्स्ट 7 डेज और आफ्टर पीरियड 7 डेज, और ये इसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है और ये वुमन टू वुमन वेरी भी करती है इसकी क्वांटिटी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि नॉर्मली हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो इसलिए लकोरिया जो है वो बाज़-औक़ात ज़्यादा होता है और बाज़-औक़ात कम भी होता है। अगर यही लकोरिया आपका किसी कलर फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया है, लाइक जेली फॉर्म में है, और लाइक आप इसको कह लें कि जैसे मैंने आपको बताया कि योगर्ट फॉर्म में, तो फिर इसका यही होता है कि ये इन्फेक्शन के चांसेस को ज़्यादा कर देता है। और ये फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इसकी वजह से कौन कौन से मसले जो है वो पैदा हो सकते हैं? इसकी वजह से एक तो ये है कि आपको वीकनेस भी हो सकती है। आपने आजकल नोटिस किया होगा गर्ल्स में बोन्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हाँ। लाइक बैक एक हो गया, ये इसमें क्या होता है कि आपको वीकनेस होती है। दूसरा ये हो जाता है कि आपके बैड ओडोर वजाइना से बैड ओडोर आना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए। और ये सबसे इसकी जो मुझे लगता है आजकल जो ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, एक तो डाइट के साथ स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस लेवल है। स्ट्रेस लेवल भी, हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी, और आपकी किसी विटामिन्स की डेफिशिएंसी भी। अच्छा, इसमें विटामिन डी और कैल्शियम सबसे मेन रोल है इसका। अच्छा, उसकी डेफिशिएंसी हो तो लिकोरिया ज़्यादा होता है। ओके। आजकल लाइक मैंने ये चीज़ एक नोटिस किया कि जो यंग गर्ल्स भी है ना, उनकी मदर्स भी इस चीज़ को नहीं नोटिस करती हैं, इस बात पे ज़रा उनका ध्यान नहीं होता, लाइक कि हम उनको सप्लीमेंट्स दे दें। मुझे वैसे ये भी एक लगता है कि मदर और डॉटर का एक फ्रेंडली रिलेशन भी होना चाहिए। लाइक मदर को जैसे आपने एक पहले बात की है कि फीमेल डॉक्टर को भी नहीं बताती हैं। मैं कहती हूँ कि अगर मदर और डॉटर का अच्छा रिलेशन होगा तो फिर डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ट्रू। तो इसका यही होता है कि अगर वो अपनी मदर को इजीली बता देती हैं, तो सप्लीमेंटेशन जो है ना आपकी लाइक जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छा, सप्लीमेंट्स स्टार्ट कर देनी चाहिए, लेकिन सप्लीमेंट्स पे भी आएंगे कि किस तरह की सप्लीमेंट्स हमें स्टार्ट करनी चाहिए, क्या क्या हमें देना चाहिए, ख़ासतौर पर लड़कियों को जिनमें ये प्रॉब्लम जो एग्रीवेट हो रही होती है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इनके लिए बेहतर हो सकती हैं? सेकंड थिंग इज डाइट। लाइक चिकन जो है ना वो गर्ल्स को नहीं खाना चाहिए, उससे बहुत हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा, ठीक है। चिकन हो गया, आप मतलब लाइक नॉर्मल जो एग होते हैं ये भी नहीं लेना चाहिए। जो देसी अंडा जिसको हम कहते हैं वो बेसिकली अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये जो आपको भी पता है कि आजकल लाइक किस तरह वो एग्स प्रोड्यूस किया जा रहा है, या चिकन को किस तरह मतलब इंजेक्शंस लगा के उसको बड़ा किया जा रहा है। तो इसीलिए मेरा एक ये भी ख्याल है कि जंक फूड जो है गर्ल्स बहुत खाती हैं, हाँ, उसमें चिकन इंक्लूड होता है। हाँ जी। जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ आपको बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसमें जो सरे फहरिस्त है जो टॉप पर आता है वो ये प्रॉब्लम हो रहा होता है। डाइट तो बहुत मैटर फिर करती क्या है। करें? फिर प्रोटीन का सोर्स क्या होना चाहिए ख़वातीन का या यंग टीनेजर्स का? प्रोटीन आप लें, प्रोटीन की और बहुत सी फॉर्म, लाइक मैं आपको ये कह रही हूँ, एग जो है हम दूसरा भी ले सकते हैं, हमने फार्मी नहीं लेना। अच्छा, मतलब देसी अंडा खा लें या देसी मुर्गी खा लें। बिल्कुल। जो दालें होती हैं वो भी एक तरह से प्रोटीन है। हम सिर्फ एक चिकन को ज़्यादा प्रोटीन समझते हैं। ठीक है, चिकन लें, क्वांटिटी मैटर्स करती है। आपको भी इस चीज़ का पता है कि क्वांटिटी मैटर्स अलॉट। लाइक मिनिमल क्वांटिटी में लें, होममेड फूड लें। अच्छा। और फिर आप मटन, बीफ, आजकल गर्ल्स मटन और बीफ नहीं खा रही हैं। हाँ जी। तो इस जो एज़ कम्पेयर टू चिकन उसके ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें ज़्यादा उसकी अफादियत होती है। अच्छा, जैसे आपने बात की कि कैल्शियम और विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी होती है, तो आपको ये लिकोरिया ज़्यादा होता है, तो इसके लिए किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? पहले तो अपनी डाइट में मिल्क को इंक्लूड करना चाहिए। अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट्स का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए।
और फिर उसके बाद आजकल तो मार्केट में सप्लीमेंट्स बहुत अवेलेबल हैं, बायोटीन हो गया, न्यूट्री फैक्टर हो गया, इसके डिफरेंट विटामिन डी और कैल्शियम के लिए CAC, हाँ हाँ, ये कैल्शियम तो कैल्शियम का जो एक बेस्ट सोर्स है। अच्छा, ये आप रोज़ एक टैबलेट उसको मतलब आप चूएबल फॉर्म में भी होती है और आप लाइक उसको वाटर में जूस टाइप बना के वो भी आप पी सकते हैं। और विटामिन डी के भी सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। विटामिन डी के जिस तरह बहुत से सप्लीमेंट्स मिलते हैं, basically एक इंजेक्शन फॉर्म में भी है कि उसको तोड़ के और वो पियो, हाँ जी। यहाँ पे कुछ टेबलेट्स, यहाँ पे कैप्सूल्स की फॉर्म में Like भी जो मिलता है कि वो आप पिए। टैबलेट फॉर्म में जो होता है ना उसमें विटामिन डी लाइक आप कम क्वांटिटी में आप कह लें कि होता है, तो वो आपने रोज़ भी एक टैबलेट ले लें तो ओके है। लाइक अगर आप इंजेक्शन फॉर्म में ले रहे हैं तो उसका ये होता है, विटामिन डी को लेने का भी एक ये तरीका होता है कि आपने उसको अपने ब्रेकफास्ट के साथ लेना है। अच्छा। लाइक जब आपने हैवी मील ली है ना, बेसिकली आपने विटामिन डी को तब अच्छा, लेना। तब लेना है। एग्जैक्टली, ओके। उसकी डाइजेशन ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और वो यूजुअली जैसे अगर मैं बात करूँ तो सनी डी के कैप्सूल्स मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि जी 15 दिन में एक खाना हाँ जी, चाहिए exactly. और महीने में क्योंकि आपके I 2 think हो so उसमें जाते हैं। 500 mg होता है। हाँ, तो मतलब ये ठीक है कि 15 दिन में आप एक खाएं और महीने में आपके 2 हो जाते हैं, तो ये आपकी जो डिफिशिएंसी है उसको पूरा कर रहे होते हैं। जी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है इस तरह से। यहाँ वो आपको पता है कि मतलब हम कहते हैं कि सूरज में मतलब धूप में बैठ जाओ तब भी आपकी वो हो जाती है। वो तो ये है कि विंटर्स में आप बैठ सकते हैं, समर्स में नहीं। हाँ, समर्स में नहीं बैठ सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो हम लोग हमारा प्रेफर यही होता है कि हम जनाब एसी के आगे बैठे, हम धूप में ना ही जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक तो गर्मी बहुत होती है, ऊपर से ये है कि रंग काला हो जाएगा, इसलिए भी नहीं बैठते हैं। मैंने तो ये देखा है कि सर्दियों में भी बहुत से लोग जो है ना वो इस पे धूप में नहीं बैठते हैं। अच्छा, खैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये तो हमने बात कर ली कि कौन कौन सी डाइट लड़कियों को लेनी चाहिए जिनको ये प्रॉब्लम है, कौन कौन सी डाइट नहीं लेनी चाहिए जिसमें जिनकी वजह से ये जो एग्रीवेट हो रही होती है। मैंने आपको यही बताया, लाइक आप कह लें फास्ट फूड, जंक फूड जिसको हम कहते हैं, और ज़्यादा चिकन वगैरह से ही होता है। इसमें जब आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस होगी तभी ये ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ये तब एग्रीवेट करेगा। अच्छा। और स्ट्रेस, ये 2 चीज़ें हैं। और आपकी हाइजीन, सबसे मेन चीज़। डाइट के बाद आपकी हाइजीन। आपको लाइक गर्ल्स को इतना नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती कि लाइक जब आपने सपोज आपने मतलब लाइक वॉश करना है तो आपने टॉवल से वॉश करके फिर आफ्टर वॉश। सही, ठीक है, कि मतलब किस तरह अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, इनकी वजह से ज़्यादा एग्रीवेट कर रही और होती दूसरा हैं। ये है कि आजकल हमारे में एक ये भी है कि हम अपने नॉर्मली टेस्ट वगैरह नहीं करवा रहे होते, CBC नहीं चेक करवा रहे होते हैं। तो CBC जो है आयरन वगैरह, ये हमें लाजमी अपना जो है वो उसके लेवल्स को रेगुलरली जो है ना वो चेकअप टेस्ट करवाना चाहिए कि हमारे जो ब्लड टेस्ट है या बाकी जो है जिसकी वजह से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो नहीं हमारी बॉडी में हो रही जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं उसकी तो वो करा लेना चाहिए। हमारे साथ हफ्सा मुस्तफ़ा मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। हफ्सा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और इस टॉपिक के ऊपर हमारे साथ बात की आपने। इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।